हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गॉस लॉ क्या होता है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। अगर मेरे पास ये कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, टोटल चार्ज है ना, यानी कि इसके अंदर Q1 Q2 Q3 होंगे, उन सबको जोड़ के आपको Q मिल रहा है। अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है तो इस क्लोज्ड सरफेस से पास होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपकी गॉस थ्योरम है जिसको हम गॉस लॉ भी बोलते हैं। आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। In figure, Q1 equals to plus 10 microcoulomb, Q2 equals to plus 6 microcoulomb, Q3 equals to minus 10 microcoulomb. Find electric flux passing through Gaussian surface S1, S2 and S3. तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये फिगर दे रखी है, ठीक है। इसमें तीन सरफेस हैं, S1, S2, S3। ये सरफेस कैसे है, गॉसियन सरफेस है। तो देखिए बच्चों, जो गॉस थ्योरम होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होती है। ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड जो आपके गॉसियन सरफेस होता है वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर आप गॉसियन सरफेस पे बेस्ड एक वीडियो लेक्चर चाहते हैं अलग से कि ये क्या होता है, शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस मींस आप इतना पकड़ लीजिए, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ये किसी भी शेप का हो सकता है एंड ये क्लोज्ड होता है, ठीक। तो जब ये क्लोज्ड है तो इसमें गॉस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होगी। ये जो सरफेस जिसमें Q1 चार्ज एनक्लोज्ड है वो कौन सा सरफेस है, आपका सरफेस S1। फिर आपके पास है सरफेस S2 जिसके अंदर Q1 एंड Q3 दोनों चार्ज एनक्लोज्ड है। फिर आपके पास है सरफेस S3 जिसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q2 चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सरफेस S1, सरफेस S2 एंड सरफेस S3 से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये सरफेस आपके गॉसियन सरफेस है, यानी कि क्लोज्ड सरफेस है, तो इसमें आप गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, फोर सरफेस S1 using Gauss law. तो phi E equals to net charge enclosed in surface upon epsilon naught. तो देखिए बच्चों, इसमें नेट चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है सरफेस S1 में, केवल और केवल इसमें Q1 चार्ज एनक्लोज हो रहा है। तो क्या होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम को आप किसमें चेंज करेंगे, कुलाम में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि जो 1 माइक्रोकुलाम है उसमें 10⁻⁻⁶ कुलाम होते हैं। तो हम सिंपली इसमें 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी आपका कुलाम हो जाएगा। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि आपको दी भी हुई है इसकी वैल्यू, बट आपको याद होनी चाहिए वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं तो phi E1 कितना हो जाएगा। देखो, जो सरफेस S1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम phi E1 लेते हैं यहाँ पर। तो phi E1 कितना हो जाएगा, 10⁻1 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 -6 कितना होता है, -5। तो 10⁻⁻⁵ -12 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। तो +12 इंटू 1/8.85। हम क्या करेंगे, इसमें -5 और +12 कितने होते हैं, +7। तो यहाँ पे 10⁻7 आ जाएगा। अगर आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 ऐड हो जाएगा इसमें, इंटू 1/885। क्या हो जाएगा, 1/885 इंटू 10⁻9, ठीक है। इसको 885 से डिवाइड करना है 1 को, तो कर दीजिए। 885 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर नहीं जा रहा तो फिर 0,
अब भी नहीं गया तो फिर 0 लगाएंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए कितने जा पे जाएगा, ये 1 जा पे जाएगा। यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1। अभी फिर से नहीं जा रहा है तो अपने पास से 0 हम लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। डिवाइड आपको आता होगा, बट अब ये कितने जा पे जाएगा, अगेन ये 1 जा पे जाएगा, ठीक है। तो हम लगभग यहां तक आंसर इसका लिख लेते हैं, 0.0011 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप देखिए आंसर हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देने हैं, इस पॉइंट को यहां पर लेके आएंगे, ठीक है। 1.1 बनाना है। देखो बच्चों, जब भी आप राइट हैंड की साइड पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो आपने जितनी डिजिट से पॉइंट को शिफ्ट किया है उतनी 10 की पावर माइनस होती है। तो देखिए 1 2 3, आपने 3 डिजिट तक इस पॉइंट को शिफ्ट किया है और राइट हैंड की साइड किया है ना, इसको राइट हैंड साइड भेज दिया ना, तो यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा 10⁻⁹ में से। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, 1.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका क्या आया, 5E1। 5E1 क्या है, सरफेस S1 से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कैलकुलेट करेंगे सरफेस S2 से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 4S2 5E2 इक्वल्स टू, तो सरफेस S2 के अंदर कितना चार्ज हमारा एनक्लोज्ड है हमें वो देखना है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि उसकी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब हम सरफेस S2 के लिए निकाल रहे, सरफेस S2 कैसा है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस मींस ये एक क्लोज्ड सरफेस है और इमेजिनरी तो ये होगा ही। तो S2 के अंदर कितना चार्ज आपका एनक्लोज्ड है वो देखेंगे यहां पर ध्यान से। तो ये आपका पूरा S2 सरफेस है फिगर में, इसके अंदर Q1 एंड Q3 चार्ज एनक्लोज्ड है, तो नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज कितना हुआ सरफेस S2 के अंदर, Q1 प्लस Q3, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बच्चों, Q1 कितना है, प्लस के 10 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है, माइनस के 10 माइक्रोकूलम। और जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस के 10 माइक्रोकूलम में माइनस के 10 माइक्रोकूलम को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो यानी कि इसका जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है सरफेस S3 के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस S3 के अंदर कितना चार्ज आपका एनक्लोज्ड है। तो पूरा ये जो सरफेस है ये आपका S3 है और इसके अंदर Q1, Q2 एंड Q3 तीनों ही चार्ज एनक्लोज्ड हैं इस सरफेस के अंदर। ये जो बड़े वाला सरफेस है आपका, ये है आपका S3, ठीक है। तो इस S3 के अंदर Q1, Q2 एंड Q3 तीनों ही चार्ज एनक्लोज्ड हैं। तो इससे होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 5E इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन चार्ज की वैल्यू रखेंगे आप और उसको माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं S3 के लिए, 4S3 5E3 कितना होगा, कितने चार्जेस के अंदर, तीनों है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 कितना है आपके पास, प्लस के 10 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, प्लस के 6 माइक्रोकूलम एंड Q3 कितना है आपके पास, प्लस के 10 माइक्रोकूलम। आपको इन सभी को किसमें कन्वर्ट करना है, चार्ज की SI यूनिट में। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है आपकी, कूलम, यानी कि जो भी टोटल चार्ज आएगा उसमें 10⁻⁻⁶ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये चार्ज कूलम में मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए प्लस के 10 माइक्रोकूलम से माइनस के 10 माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अंदर क्या बचा, 6 माइक्रोकूलम। और जब आप 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁶ में तो ये कूलम में हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब कैलकुलेशन करनी मैंने आपको सिखाई हुई है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, फाइनल आंसर बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना। सेकंड न्यूमेरिकल, ए पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। कोई क्यूब दिया गया, उसके कॉर्नर पे पॉइंट क्यू चार्ज रखा है। फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? पार्टी में द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। आपको बताना है इस क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। पार्ट बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। तो जो पार्ट बी में आपको क्या कैलकुलेट करना है? किसी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा, हमें इसमें गोस थ्योरम लगानी है या फिर इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत आसान है इसकी पहचान करना। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई, वो क्या होता है? फाई ई क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया थीटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखिए जो गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के होते हैं, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में बात की जाती है। अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज दे दिया है, चार्ज दे दिया तो आपको गॉस थ्योरम से ही करना है। इसमें कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया। जिन क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ना दिया हो, एरिया के बारे में कुछ ना बताया हो, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में जिक्र किया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम गॉस थ्योरम का ही यूज करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ना एरिया के बारे में कोई पता, बस आपको क्या पता है? एक चार्ज है आपके पास जो किसी 3D शेप के वर्टेक्स पे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लगाते हैं गॉस थ्योरम। थोड़ा सा वैसे क्यूब है, तो क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पर क्यूब लिया है ये, और इसके कॉर्नर पे क्या रखा है? चार्ज क्यू रखा है। तो कॉर्नर तो आप सभी जानते हैं, जो इसके वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि ये किनारे है ना, तो इसके एच पे मैंने मान लिया कि ए एच पर चार्ज क्यू रखा है इसमें क्यूब में। ठीक है। सो अब मुझे फाइंड करना है इससे होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेटली एक गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होती है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चार्ज क्यू है वो इसके कॉर्नर पे रखा है। अगर इस क्यूब के अंदर रखा होता ये चार्ज क्यू तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते थे, बट इस कंडीशन में जो ये चार्ज क्यू है वो इसके कॉर्नर पे रखा है, यानी कि ओपन सरफेस पे रखा है। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे रखा है, यानी कि इसके अंदर एनक्लोज नहीं है अभी ये। हमें क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना पड़ेगा, जिससे ये चार्ज क्यूब है जो वो क्या हो जाए? एनक्लोज्ड हो जाए। इसको क्लोज करने के लिए कितने सिमेट्रिकल क्यूब एज्यूम करने पड़ेंगे? भाई देखो एक यहाँ साइड में, भाई देखो एक यहाँ साइड में, फिर एक आपको इसके ऊपर रखना पड़ेगा जो कि कुछ ऐसे आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक इसकी इस साइड में रखना पड़ेगा, इसी के ऊपर, ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक आपने इसके साइड में रखा, फिर इसके ऊपर रखा, फिर इसके यहां पे रखा साइड में। ठीक है, तो अभी ये एनक्लोज हुआ क्या पूरी तरीके से? नहीं, अभी ये फ्रंट से एनक्लोज नहीं हुआ। पीछे कितने क्यूब रखे? क्यूब नंबर 1 2 3, ठीक है, और फोर्थ आपका ये है ही जो आपको दिया हुआ ऑलरेडी। अब देखो अभी भी ये पूरी तरह से एनक्लोज नहीं, क्योंकि ये सामने से ओपन है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर 5 6, भाई सामने से हम क्यूब रखेंगे, फिर 7 और 8, ये क्यूब और रखने होंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया? ये आपका एनक्लोज हो गया। एनक्लोज कैसे हुआ? कि ये जो आपका क्यूब था बेटा, इसके वर्टेक्स पर रखा था चार्ज क्यूब, हमें इसको बंद करना है, गॉसियन सरफेस से एनक्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में इसके जो सिमेट्रिकल क्यूब्स हैं, यानी कि बिल्कुल सेम इसी शेप के, सेम इसी साइज के, हम क्या करेंगे? उससे इसको कवर कर देंगे, ढक के। साइड में हमने रखा 1, इसके ऊपर हमने रखा 2, इसके ऊपर फिर हमने रखा 3, तो फिर एक क्या हुआ? और एक ये है ही आपको दे रखा है 4th नंबर का,
तो इससे क्या हुआ, ये कुछ बंद हो गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं पीछे से तो ये क्लोज हो गया, बट आगे से तो ये ओपन है, आगे से तो आपको दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 5, 6, 7, 8 डब्बे और रख देंगे, तो भी आपको दिखना बंद हो जाएगा आगे से। ठीक है, तो ये यहां से बंद हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये। अब तो चार्ज कहाँ है, इन चारों क्यूब के जो पीछे क्यूब रखे हैं उनके बीच में एनक्लोज्ड है। क्यों, अब यहाँ पर गोस थ्योरम हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज क्यू है वो 8 क्यूब से क्या हो गया, एनक्लोज हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो जो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये किसके लिए होगा, ये आठों के आठों क्यूब्स के लिए होगा। हमें किसके लिए निकालना है, हमें सिर्फ एक क्यूब के लिए निकालना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकालने के लिए इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन क्यूब है उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो पार्ट ए यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो देखिए पार्ट बी में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है क्यूब पे किसी एक फेस से पास होकर जाने वाला। तो फेस आप सभी जानते हैं क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो देखिए क्यूब आपका कुछ ऐसा होता है, इसका फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस और थर्ड फेस ये पीछे वाला, फोर्थ फेस साइड वाला, फिफ्थ फेस इस साइड वाला, एंड जो लास्ट जो बॉटम का पार्ट है वो सिक्स्थ फेस। तुम्हारा क्यूब ऐसा होता है, अगर आप खुद से भी घर पे काउंट करके देखेंगे तो इसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो फेस आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है किसी एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इसके कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा है जिससे रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इस तरीके से निकलेंगी। अब जहां तक भी जाएंगी तो रेडियली इस तरीके से बाहर निकलेंगी, यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी, ऐसे ही यहां पर जाएगी, यहां पर। तो देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन में क्यूब दिया है वो आपको सिर्फ ये दिया है जो मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया हुआ है, तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो देखिए इसमें इस चार्ज क्यूब के कांटेक्ट में इस क्यूब के कितने फेस है, एक तो ये वाला फेस इसके कांटेक्ट में है ना, ठीक है, और एक ये ऊपर वाला फेस इसके कांटेक्ट में है ना, इसके कांटेक्ट में, और कौन सा फेस इसके कांटेक्ट में, और ये सामने वाला फेस इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, ये सामने वाला फेस इसके कांटेक्ट में जो कि आपकी तरफ है। तो देखिए मैंने आपको इससे पहले एरिया वेक्टर का कंसेप्ट बताया था, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा, जो ये सामने वाला फेस है वो आपकी तरफ होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, एंड इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, है ना, वेक्टर है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, और इसका आपकी डायरेक्शन में होगा, फ्रंट वाले का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड आपकी तरफ। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देखें कि एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जो एंगल है इनके बीच में वो बन गया 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है cos 90 की वैल्यू, 0। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड फेज के लिए, तो जो आपका एरिया वेक्टर है वो ऐसे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस दूसरे सरफेस के लिए भी, 0। अब हम बात करें इस सरफेस की जो कि आपकी साइड रखा है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा आपकी तरफ, और इस पर जो चार्ज आ रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल इसमें भी 90 डिग्री बन गया, तो इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो हम क्या देखते हैं, ये तीनों के तीनों फेस जो कि इस चार्ज क्यू के कांटेक्ट में है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो 0 होगा। तो यानी कि हमने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब का, उनमें इन तीनों फेसेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी एक फेस के लिए वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर वन फेस, है ना, या फिर फॉर ईच फेस कह दो, तो देखो वो कितना होगा आपका यहाँ पर, टोटल फ्लक्स कितना है 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपके पास वो कितने फेसेस की वजह से, ओनली 3 फेसेस की वजह से है, क्योंकि
जो 3 फेस इस चार्ज क्यू के साथ कांटेक्ट में, उनकी वजह से तो ये 0 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाकी के बचे ये 3 फेस जो इस चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इन तीनों फेसेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो एक के लिए, एक फेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आंसर 8 3 24, 1/24 Q/ε0।